तो हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। रेस्पिरेशन में हमने देख लिया था कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। आज बात करेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का अगर हम एक मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की क्या है, सेल में बहुत सारे मोलिक्यूल्स हैं, हम यहाँ पे ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज का जो वन मोलिक्यूल है वो पहले साइटोप्लाज्म में चेंज हो जाता है पायरूवेट में, ठीक है। इसमें चेंज हो जाता है पायरूवेट में, और कितने मोलिक्यूल बन जाते हैं पायरूवेट के, टू मोलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट। क्लियर है। पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, तो सेम ही चीज है, कोई भी तुम लिख सकते हो नाम, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का कन्वर्ट हो जाना पायरुवेट में, ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये प्रोसेस हमारा हो रहा होता है साइटोप्लाज्म। इसमें हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में। अब जो तुम्हारा फूड है, ठीक है, जो मेनली कन्वर्ट हो चुका है हमारा ग्लूकोज में, तो जो ग्लूकोज है वो हमें पता है कि भाई वो पहले थोड़ी बात करते हैं पीछे से। डाइजेशन में जो हमारा फूड है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, कहाँ पे, जल्दी से बताओ, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, किस पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर क्या होता है, उसका एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, नाम बताओ। क्या होता है उसके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वहां पे क्या अटैच होता है, जिस वजह से ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन का। विली सरफेस एरिया विलीज होते हैं, क्या कर रहा होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही होती है विली। तो विली से अटैच होती हैं, और जो वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की, कैपिलरीज। उस कैपिलरीज में ये जो है हमारा, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और अब ब्लड में आ चुका है। ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है हर सेल तक, ठीक है। अब सेल में आ चुका है हमारा ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सेल में कि तुम बोलो न्यूक्लियस में चला जाता है, नहीं, साइटोप्लाज्म में होगा। और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ तक कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये क्यों बात बोल रहा हूँ मैं ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन को हमने जो डिवाइड करा है टू बेसिस में, ठीक है, दो टाइप में, एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक, वो किसके ऊपर किया है, क्या चीज हमने उसके बेस रखा कि भाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, तो उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये स्टेप इन्वॉल्व है। बस यहाँ पे हम क्या लिख देते थे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखते थे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो पायरूवेट है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर बात करें, CO2 प्लस H2O प्लस 38 मोलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस है दोनों में, क्लियर है। जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वहां पे में ये मिलता था, किसके प्रेजेंस में हो रहा था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। और उस होता कहाँ था, अगर तुमसे पूछा जाए तो हम बोलते थे इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए उसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ अ सेल बोलते हैं, क्लियर है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हमें ये मिलता है, यानी कि CO2 प्लस H2O प्लस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ये 6 मॉलिक्यूल्स मिल रहे होते हैं हमें CO2 के और वाटर के। ये वेस्ट है, क्लियर है। अगर हमारी बॉडी में ज्यादा CO2 एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो ये हमारी बॉडी के लिए तो हार्मफुल है। तो हमारी बॉडी क्या चाहती है कि भाई इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है उसी के थ्रू ये बाहर हम क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, CO2 को रिलीज कर रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ गई, ऑक्सीजन तो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। ग्लूकोज पहले कन्वर्ट हो गया पायरूवेट में, पायरूवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर देगी उसको, और ये हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। ये जो वाटर है बॉडी को चाहिए, यूज कर लेती है बॉडी। और हमें मेन क्यों कर रहे थे हम, ये रिएक्शन बॉडी में किस लिए होती है, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो ये एनर्जी है, ठीक है, किस फॉर्म में है, ATP मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, ATP मॉलिक्यूल्स।
यानी कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें 38 एटीपीज मिल जाती हैं, 38 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं एटीपी के। इसी एनर्जी को हम अपने बॉडी में, ठीक है, किसी भी प्रोसेस के लिए यूज कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी एक मशीन की तरीके से ही वर्क करती है। जैसे एक मशीन होती है, उसे फ्यूल चाहिए, ऐसे हमारी बॉडी को भी फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल हम कैसे दे रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम फूड। अब उस फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी मिल रही है। तो हमारी बॉडी में जो भी वर्क हो रहा है उस सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए उस प्रोसेस के लिए। वो एनर्जी हमें इन एटीपी मॉलिक्यूल से मिलती रहती है, इनका ब्रेक डाउन होता रहता है और एनर्जी हमें मिलती रहती है। क्लियर हुआ? तो ये तो बात थी एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब हम बात कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, वो जो रिएक्शन थी उसको क्या बोलते थे, जो इक्वेशन लिखी हुई थी, क्या नाम दिया था उसका? साइकिल करके कुछ था, जल्दी से बताओ। के से स्टार्ट होता है, साइकिल। क्रैब साइकिल। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक बिल्कुल प्रोसेस सेम है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया गया है पायरुवेट में, और इसी प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है, यानी विदाउट ऑक्सीजन, ईस्ट अपने फूड से एनर्जी ले लेता है, यही समझ आ रहा है हमें? ठीक है, ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया भी यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? फर्मेंटेशन। इसे ही ब्रैकेट में ही ले लेना। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे हम? फर्मेंटेशन। तो ये सेल में नहीं बोल रहे हम, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये मत समझना कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया की जगह लिखा गया है। ये तो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि ईस्ट में होता है ये। तो फिर तुम पूछोगे भाई ये तो साइटोप्लाज्म में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ये वाला प्रोसेस हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में, तो अब ये कहाँ पे हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म में ही हो रहा होता है, ध्यान रखना। यानी कि पूरा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे हो रहा होता है, उसकी जो साइट है वो क्या है? तो तुम बोलोगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है? और एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में पूरा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसकी साइट क्या है? साइटोप्लाज्म। और हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन में तो तुम बोलोगे ग्लाइकोलाइसिस वाला पार्ट तो रहा है साइटोप्लाज्म में, और उससे आगे जो CO2 प्लस H2 और 38 एटीपी जो मिलते हैं वो वाला काम हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है? तो यहाँ पे एनारोबिक में ये भी साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म, यानी पूरी प्रोसेस यहीं पे हो जाती है। अब तुम क्या करोगे, इस इक्वेशन को कोशिश करना एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है? मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है ताकि तुम्हें साफ दिखाई दे। नहीं भी आता तो फिर ऐसे एरो करके नीचे लिख लेना। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है देखो, फर्मेंटेशन में यानी जो पायरुवेट होता है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें क्या मिल रहा होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। यानी एनर्जी तो मिल रही है। फूड को इसलिए ही खाया गया था, लिया गया था बॉडी में, ताकि उससे एनर्जी मिले, ये रोल प्ले कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो तुम देखोगे बहुत कम है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हैं। लेकिन ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया जो है वो प्रोसेस को इसलिए कर पा रहे होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी क्या है, एक छोटा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी बॉडी की तरह नहीं है। तो उनके लिए ये एनर्जी सफिशिएंट है। समझ रहे हो? उनके लिए एनर्जी क्या है? ये सफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, इथेनॉल बनता है। अब तुम कहोगे इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल एल्कोहल होता है। कहीं पे भी अगर OH लग रहा होता है, ठीक है, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप OH है, तो हम बोलते हैं वो एक एल्कोहल है। ये तुम चैप्टर पढ़ोगे कार्बन में है, वहां पे तुम्हें सब समझ आ जाएगा इथेनॉल क्या होता है। ठीक है? प्रोपेनॉल क्या होता है। अभी के लिए याद रखो, जहाँ पे भी OH लग जाता है वो एक एल्कोहल होता है। समझ रहे हो? तो C2H5OH, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? इथेनॉल। क्लियर हुआ? अभी यस तुम सर। देख रहे हो सैनिटाइजर आ रहे हैं तो उसमें भी यूज होता है एल्कोहल का। समझ रहे हो? तो ये क्या बना लेती है उसकी बॉडी? इथेनॉल। क्लियर है? प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 2 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के हैं, और प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। और ATP क्या है? ये एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है? इसको करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। तो अभी मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहना तुम, उसके बाद ये रिएक्शन लिखना। तो लिखो, पहले हेडिंग डालो एनारोबिक रेस्पिरेशन। किसी को इसमें डाउट है जो रिएक्शन लिखी हुई है तो जल्दी से बताओ। No, sir. नो सर। युविका नो सर। लिखो फिर। नो सर। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस
the respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration. Full stop. The microscopic organism like yeast, yeast and some bacteria लिखा some bacteria break down glucose in in ethanol and carbon dioxide कॉमा लगाना फिर लिखो एंड रिलीज एनर्जी। अगली लाइन से लिखो द होल प्रोसेस of anaerobic respiration takes place in the cytoplasm of cell in the cytoplasm of cell। हो गया। अगली लाइन से लिखो anaerobic respiration of yeast is used in the formation of बल्कि ऐसे लिखो in the fermentation of sugar solution तो देखो लास्ट में क्या लिखा है तुमने लिखा हुआ है कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन में भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट का होता है ये यूज किया जाता है। क्या मतलब है कुछ बता सकते हो? कहीं पे कुछ सुना हो या पढ़ा हो? शुगर सॉल्यूशन का फर्मेंटेशन किया जा रहा है, क्या मिलता है उससे हमें? मालूम है किसी को? नहीं सर ये बेकरी प्रोडक्ट में डालते हैं यीस्ट। हाँ बेकरी प्रोडक्ट में भी डालते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट में क्यों डालते हैं? अच्छा है बताओ। सर बैटर को फुलाने के लिए। हाँ देखो क्या होता है CO2 गैस जो है जब ये ट्रैप हो जाती है, ठीक है, तो अब इसको क्या चाहिए? एक रास्ता चाहिए। क्लियर है? जैसे तुम्हारे ब्रेड हो गया है, ठीक है, बन हो गया है, और जो केक है उसमें यूज किया जाता है।
क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा बैटर है, ठीक है, जो भी तुमने वो बनाया हुआ है, उसमें से जब CO2 गैस, ठीक है, ईस्ट हम डालते हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ईस्ट डाला जाता है या फिर बेकिंग पाउडर डाला जाता है, उससे क्या होता है, जब CO2 गैस प्रोड्यूस होती है तो तुमने देखा होगा जैसे ब्रेड है तो उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, तो वहां से क्या है, CO2 निकलती है तो पोर्स बन जाते हैं, उसको फ्लफी कर देता है, वो फुला देता है, तो वहां पे भी यूज होता है। तो जो CO2 है उसका हम यूज कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, जो CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है वो क्या करता है, उसको वहां से रास्ता चाहिए होता है बाहर निकलने का, तो जो भी चीज हम बना रहे हैं वो हमारा कैसे हो जाता है, स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है। यहाँ पे जो शुगर सिरप की या सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, वो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इसका फर्मेंटेशन का, ताकि जो शुगर सॉल्यूशन है, अब देखो जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें क्या है, ग्लूकोज है, सिंपल है, जहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट ही तो ग्लूकोज का सोर्स होता है। हमने देखा था डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट एंड में चेंज होता होता कहाँ तक चला गया था, क्या बन गया था उसका, ग्लूकोज। तो शुगर सॉल्यूशन में यानी कि ग्लूकोज है हमारे पास, तो अगर यहाँ पे फर्मेंटेशन हम करा रहे हैं तो होगा क्या, एल्कोहल बनेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो इसका यूज किया जाता है, ठीक है, एल्कोहल बनाने के लिए। जो कच्ची शराब तुमने सुना होगा तो वहां पे इसका यूज किया जाता है, तो वही लाइन लिखवाई है कि फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट यहाँ पे यूज हो रहा होता है प्रोसेस, किसमें, शुगर सॉल्यूशन में, क्योंकि एंड में मिलना क्या है, इथेनॉल मिलता है, ठीक है, CO2 गैस जो है वो तो इवेपोरेट हो, मतलब बाहर निकल आएगी, ठीक है, इवोल्व हो जाएगी वहां से, एंड में जो बचेगा वो क्या होगा, इथेनॉल होगा। तो इस प्रोसेस में क्या कहते हैं, देखो जो शुगर सिरप है, सॉल्यूशन है, उसको किसी बकेट में या किसी भी चीज में, ठीक है, किसी वेसल में डाल देते हैं, उसमें कुछ ईस्ट डाल दी जाती है और उसको कुछ काफी टाइम के लिए, कुछ महीने के लिए उसको ढक के रख देते हैं, इवन दबा के रख देते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्लियर है। तो कुछ टाइम बाद क्या है, वो उसमें वो प्रोसेस चलता रहता है यही वाला, यानी कि जो तुम्हारा ग्लूकोज है कन्वर्ट होता रहेगा इथेनॉल में, जब तक पूरा जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसको ऐसे ही बंद करके रखते हैं, तो बाद में जो मिलता है वो क्या मिलता है, इथेनॉल मिल जाता है, ठीक है। अब देखो बात, अब हम ये करेंगे कि भाई ह्यूमन में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक की इनएरोबिक, एनारोबिक या फिर एरोबिक, हाँ, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। सर हाँ, एरोबिक पढ़ा था हमने, ठीक है, एनारोबिक तो होता नहीं, लेकिन अब तुम पढ़ोगे कि ह्यूमन में भी, ठीक है, ह्यूमन में भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब तुम कहोगे ये तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें तो क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम निकल रही होती है। तो देखो क्या होता है, मानो तुम कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई फुटबॉल खेल रहे हो, यानी एक ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्लियर है। तो जो ये 38 ATP मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो ब्रेक डाउन हो ही रहे हैं, इनसे तो हमें एनर्जी मिल रही है, लेकिन इस केस में क्या होता है, जो हमारे मसल्स हैं, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखो जब तुम कोई गेम खेल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये बताओ सबसे ज्यादा तुम्हारा को क्या चीज इन्वॉल्व हो रहा है, तो तुम कहोगे मसल टिश्यू इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, तुम्हारे हैंड में ही मसल टिश्यूज हैं, लेग में ही मसल टिश्यूज हैं, ठीक है, उन्हीं का रोल ज्यादा है, तुम भाग रहे हो, कोई वेट उठा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस अमाउंट में हमें एनर्जी नहीं मिल पाती, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ताकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, भाई ATP मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे भी रिलीज हो रहे हैं ना, चाहे कम ही हो रहे हैं, तो एनर्जी तो हमें उससे मिलेगी, तो क्या होता है उस केस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि जो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा, जब हम खेल रहे होते हैं तो तुमने देखा होता है कि हांफने लग जाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, तुम जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसको ही तो बोलते हैं, ठीक है, कि भाई हाफ रहे हो ये और वो, तो उसमें जब तुम जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हो, यानी कि जो तुम्हारा एक सर्किल है, ठीक है, ऑक्सीजन के इनहेल करने का और CO2 को एक्सहेल करने का, वो तुम चाह रहे हो जल्दी जल्दी हो, यानी कि जल्दी जल्दी तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन जाए, ताकि तुम्हें उस लेवल पे एनर्जी मिल सके जो तुम्हें एनर्जी चाहिए उस फिजिकल वर्क के लिए। लेकिन ऑक्सीजन जब नहीं जा पा रही होती है उस अमाउंट में, ठीक है,
भाई क्या करोगे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चली जाए हमारी बॉडी में। एक साइकिल है, वो जितना टाइम लेगा एक बार में जितनी ऑक्सीजन जा सकती है वो ही जाएगी। तो ऐसे केस में उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लेने के लिए हमारी बॉडी में विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है किसी का? नहीं? नो बोलो। सर। अब इसी No, बात को sir. No, इसी sir. बात को लिख लेते हैं, तो लिखो जरा, एक दो लाइन छोड़ देना क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। लिखो समटाइम्स व्हेन sometimes when there is lack of oxygen, there is lack of oxygen in our muscle cell, in our muscle cell, comma comma another pathway, another pathway। तो अब क्या है, एक दूसरा यहाँ से पाथवे हमारी बॉडी अपनाती है, ठीक है, उस एनर्जी के लिए। पाथवे another pathway for the breakdown of pyruvate is taken, for the breakdown of pyruvate is taken। full stop। आगे लिखो here, HERE, comma the pyruvate is converted into, the pyruvate is converted into lactic acid, lactic acid with the release of, with the release of a small amount of energy। और ये रिएक्शन लिख लोगे। ये क्या एनर्जी है? तो देखो हमारी जो मसल सेल है वो वहां पे उन्हें क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, और उतनी एनर्जी मिल नहीं पा रही। ठीक है, उतनी एनर्जी अगर नहीं मिल पा रही तो क्या होता है, एक नया पाथ पे निकल आता है जिसमें क्या हो रहा होता है, ये पायरुवेट ब्रेक डाउन हो रहा होता है। नॉर्मली भी चल रहा है, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन ये नहीं कि उस टाइम पे रुक गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है। लेकिन बॉडी को रिक्वायरमेंट क्या है, मसल सेल को रिक्वायरमेंट है कि और एनर्जी मिले उसको। ठीक है, तो वो उस एनर्जी के लिए एक नया पाथवे हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसमें ये पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा होता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, किसमें, एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल रहे होते हैं, प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे बन जाता है लैक्टिक एसिड। क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। और ये काम कहाँ पे हो रहा होता है, तो मसल सेल में हो रहा होता है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा होता है, हमारी बॉडी में जहां जहां मसल्स हैं, इन्वॉल्व हो रही है मसल्स। अगर तुम कोई भी फिजिकल वर्क करते हो तो उन मसल्स में तुम्हें ये जो प्रोसेस होगा ये इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उन्हें क्या है, कम पड़ रही है, जो उन्हें एरोबिक रेस्पिरेशन से मिल पा रही है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन का हम ऑक्सीजन जहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, उससे ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल रहे होते हैं। तो वो प्रोसेस तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा होता है, बॉडी के हर सेल में नहीं, सिर्फ मसल सेल में हो रहा होता है। तो वहां पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिल जाते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी मिल रही है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, प्लस लैक्टिक एसिड, प्लस क्या बन गया यहाँ पे, लैक्टिक एसिड बन गया। अब क्या होता है ये लैक्टिक एसिड, चलो पहले यहाँ तक पूछो, कोई डाउट है या लिख चुके हो ना जो लिखना था?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारा कहाँ पे बन चुका है, मसल सेल में बन चुका है, ठीक है। अब ये जब लैक्टिक एसिड बनता रहता है, तुम और फिजिकल वर्क कर रहे हो, ठीक है, काफी टाइम तक तुम खेल रहे हो, तुमने देखो फील भी किया होगा, ठीक है। मेनली वो बच्चे जो नॉर्मली आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते, ठीक है, फुटबॉल वगैरह नहीं खेलते, और कभी उनका मन करा कि चलो आज खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या फिर कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो कभी ना कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, वो करने के बाद ना अगले दिन या शाम में तुम्हारा शरीर वहां से दुखना शुरू हो गया होगा, हुआ ऐसा, पेन होने लगता होगा, जल्दी बोलो, हुआ है कभी ऐसा Yes, sir. Yes, कि sir. तुम बहुत ज्यादा खेले, तुम्हारे पैरों में दर्द होने लगा, होता होगा ना, काफ में दर्द होने लगता है, पैरों में नीचे की साइड में, हाथ में दर्द होने लगता है इसी वाले जगह पे, ठीक है, शोल्डर और यहाँ पे तुम्हारे जो बाइसेप्स पे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि मसल्स हैं, और जब तुम वहाँ पे ये तुम ज्यादा खेल रहे थे, कुछ भी हैवी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो ये प्रोसेस वहाँ मसल सेल में चल रहा है, तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब ये इकट्ठा हो जाता है, ठीक, तो क्या होता है उस जगह पे, ठीक है, पेन होने लगता है, उसी पेन को हम क्या बोलते हैं कि भाई क्रैम्प आ गया, सुना होगा ना तुमने, क्लियर है कि प्लेयरों को बहुत बोला जाता है, तुमने देखा होगा क्रिकेट में कि ये इस अगला मैच नहीं खेलेगा क्योंकि उसके पैर में क्रैम्प आ गया। तो क्रैम्प क्या है, वो जो पेन होता है, क्लियर है, होता क्यों है, क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। अब क्या होगा देखो, धीरे धीरे तुम थोड़ा रेस्ट करते हो तो वो ठीक भी हो जाता है। और एडवाइस क्या दी जाती है, तुमने घर पे भी शायद किया हो या फिर तुम्हें किसी डॉक्टर ने या किसी ने बताया हो कि जो हॉट वाटर बाथ है या फिर मसाज बोलो, यानी गर्म पानी लो और उससे सिकाई करो उस जगह की। तो क्या होता है जब ऐसा तुम करते हो, तो बॉडी के उस पार्ट में जो ऑक्सीजन का फ्लो है, जो ब्लड का फ्लो है, वो तेज हो जाता है, ठीक है। जब तुम हॉट वाटर मसाज कर रहे होते हो उस बॉडी पार्ट की, मान लो तुम्हारे हैंड में क्रैम्प आ गया, लेग में क्रैम्प आ गया, तो सिकाई कर रहे होते हो, तो वहां पे हुआ क्या, जो क्रैम्प आया हुआ है किसकी वजह से आया, क्योंकि लैक्टिक एसिड वहां पे एक्यूमुलेट हो गया, लैक्टिक एसिड वहां पे इकट्ठा हो गया। अब क्या हो रहा होता है कि जब तुम मसाज कर रहे होते हो तो जो ब्लड फ्लो है उस सेल में, मसल सेल में, उसका ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। अब जब ब्लड फ्लो अच्छा होने लगेगा, वहां से ज्यादा ब्लड पास होगा, तो यानी कि वो अपने साथ ऑक्सीजन भी लेके आएगा, तो तुम्हारे बॉडी उस पार्ट में ऑक्सीजन का फ्लो होने लगता है। तो जब ऑक्सीजन का फ्लो होता है तो जो लैक्टिक एसिड है, ठीक है, वो वापस ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, जो तुम्हारी बॉडी में इकट्ठा हुआ था। बोलो समझ आया। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और उसके बाद हमें रिलीफ मिलता है फ्रॉम क्रैम्प। कोई डाउट है किसी का, नहीं समझ आया, Yes, sir. आ गया. आगे रिपीट करना है। No, sir. Yes sir, एक बार कर दो। बता रहा हूँ, देखो क्या होता है, जब भी तुम कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो बॉडी में क्रैम्प आ जाता है, क्लियर है। क्रैम्प कुछ नहीं होता, पेन होना लगता है उस बॉडी पार्ट में, कई बार स्वेलिंग तक आ जाती है। तो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे तुम्हारा क्या हुआ है, जब तुम उस टाइम पे फिजिकल वर्क कर रहे थे तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया था, यानी इकट्ठा हो गया था तुम्हारे उस मसल सेल में। तो अब क्या है, जब तक वो लैक्टिक एसिड होगा तो तुम्हारा क्रैम्प बना रहेगा, यानी कि बोला जाएगा कि हाँ तुम्हारे लेग्स में क्रैम्प आ रखा है। तो अब जब ये लैक्टिक एसिड, यानी कि जब ब्लड का फ्लो बॉडी में अच्छी तरीके से होगा तो ऑक्सीजन भी आएगा, तो ऑक्सीजन जब मसल सेल पे आएगा तो क्या कर रहा होगा, जो लैक्टिक एसिड है उसको ब्रेक डाउन कर रहा होता है CO2 प्लस H2O में। तो जो जैसे जैसे लैक्टिक एसिड जो जहाँ पे इकट्ठा हो चुका था, वो जैसे जैसे धीरे धीरे कम होगा तो हमें रिलीफ मिलेगा उस पेन से, उस क्रैम्प से, क्लियर है। तो वो जो क्रैम्प आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि हमारे उस मसल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ होता है। और ये क्यों हो रहा होता है, जब हम कोई फिजिकल वर्क कर रहे थे तो हमारी मसल सेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, तो एनर्जी उसे मिल तो रही थी एरोबिक रेस्पिरेशन से, लेकिन सफिशिएंट नहीं थी, तो वो एक दूसरा पाथवे हमारी बॉडी अपना लेती है, ठीक है, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जो तो जो पायरुवेट है
इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल में वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी तो हमें मिल गई, लेकिन जो ये लैक्टिक एसिड है ये जहाँ पे एक्यूमुलेट होगा वहां पे क्या आ जाएगा, क्रैम्प आ जाएगा। क्लियर है? तो तुम्हें 2-3 चीज याद रखनी है। देखो कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो CO2 मिलता है, H2O मिलता है और 30 ATP मिलते हैं। ठीक है, अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है यीस्ट में या बैक्टीरिया में तो वहां पे इथेनॉल बनता है प्लस CO2 बनता है और 2 ATP। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है हम में मसल सेल में तो वहां पे लैक्टिक एसिड प्लस ATP बनता है। क्लियर है? ये लैक्टिक एसिड बाद में टूटेगा और कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O में।